हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिकल मेथड, और स्टैटिकल मेथड्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमारे सिलेबस में दो प्रकार के कोरिलेशन दिए गए हैं। एक तो दिया गया है स्पेरिमेन का सहसंबंध, और एक इसी में जो दिया गया है वो दिया गया है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्पेरमैन के सहसंबंध या कोरिलेशन को आज पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं x और y। तो x के कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ y के दिए गए हैं, और हमें दोनों के मध्य संबंध को ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि x का नंबर दिया गया है 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 और 39। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे y की, तो यहाँ पे 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 35 और 49 नंबर दिए गए हैं। तो ये इतना क्वेश्चन दिया गया है। जब हम लोग सहज संबंध को ज्ञात करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ 6 कॉलम बनाने होते हैं। तो अब आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ मैंने एक टेबल तैयार की है, और इस टेबल में यहाँ पे 6 अलग अलग कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहला जो कॉलम है 2 का, ये x श्रेणी के लिए है। दूसरे जो 2 कॉलम हैं वो y श्रेणी के लिए हैं, और आगे की जो 2 कॉलम हैं, एक कोटि अंतर और एक है लास्ट वाला कोटि अंतर के वर्ग। तो इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो x श्रेणी हमने लिखा रखा है, इसके भी हम लोग क्या करेंगे कि 2 यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। पहले में तो होता है मूल्य और दूसरे में होती है कोटि। तो हम क्या करेंगे, जैसे जो मूल्य दिया गया है जो x का, तो हमने इसका नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे 8, ये लिखा 8, नेक्स्ट 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65, 39। ये मैंने पूरी टेबल x से लिख ली है। इसी में अगला हमें बनाना पड़ता है कोटि, इसको हम लोग रैंक कहते हैं। अब रैंक में हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, इनमें हाईएस्ट नंबर किसके हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, और जिस बच्चे के 10 में 100 में से जिसके अधिकतम अंक आएंगे, जैसे एक बच्चे ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, और बाकी बच्चे हैं किसी के 95 हैं, 90 है, 85, इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। तो जो उस क्लास में जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा उसे फर्स्ट रैंक दी जाती है। वैसे ही आप यहाँ देखिए कि इन मूल्य में आप देखेंगे जो वैल्यू दी गई है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग रैंक या कोटि फर्स्ट रखते हैं। तो ये आप देखिए कि 98 जो सबसे बड़ा नंबर है इन सब में, तो हमने यहाँ पे इसके सामने 1 लिख दिया। ऐसे आप देखें कि 90 जो 8 के बाद दूसरा रैंक किसका है, तो यहाँ 92 का है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब 92 से छोटा कौन सा है, 82 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। 82 से छोटा कौन सा है, 75 है, तो यहाँ 4 लिख दिया। तो जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं, रैंक भी कम होती चली जाती है। तो फर्स्ट रैंक पे हाईएस्ट नंबर वालों को, और जिसके नंबर जितने कम हो जाते हैं उनको अगली रैंक दे दी जाती है। तो वैसे हमने क्या किया कि यहाँ देखेंगे टोटल ये 10 नंबर दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे 10 तक रैंक दे दी है। यानी कि आप देखें कि 8 नंबर इन सब में छोटा है, तो उसको 10वीं रैंक दी गई है, जबकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर 98 है, तो उसको पहली रैंक दे दी गई है। तो इस प्रकार से हमने x श्रेणी को यहाँ तैयार कर लिया। पहले मूल्य ले लिया, उसी में अगला हमने यहाँ पे क्या है कि कोटि ले ली। इसी प्रकार जैसे हम x श्रेणी को हमने किया, ऐसे हम y को करते हैं कि y के भी x के हमने, आप यहाँ देखिए कि y जो श्रेणी दी गई है, इसके भी यहाँ हमने 2 अलग अलग कॉलम बना लिए हैं। पहले कॉलम में लिखा है मूल्य और दूसरे में कोटि। तो मूल्य दिया गया है y में, आप देखिए ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पे 84, 51, तो ये नंबर हमने यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन से उतार लिए हैं। अब रैंक, तो जैसे आपको मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर इसमें होगा उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है। तो आप यहाँ देखिए कि जो 91 है वो सबसे बड़ा अंक है, तो यहाँ हमने उसको फर्स्ट रैंक दे दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि 91 से छोटा क्या है, 86 है, तो यहाँ हमने उसको 2 रैंक दे दी है। इसके बाद देखें उससे छोटा कौन सा है, 84 दिया गया है, तो यहाँ पे हमने क्या 3 रैंक दे दिए। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं, रैंक जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर
पहली रैंक अधिकतम संख्या 91 के लिए और 10वीं रैंक सबसे कम नंबर के लिए हमने यहाँ दे दी है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास x की रैंक आ चुकी हैं और यहाँ पर ये y की रैंक आ चुकी हैं। अगला जो कॉलम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कोटि अंतर, यानी कि रैंक में क्या डिफरेंस है, यानी कि जो x की रैंक है, आप देखिए x की रैंक है और ये y की रैंक है, तो दोनों रैंकों में क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि x की रैंक कितनी है, 10 है, और y की रैंक कितनी है, यहाँ पे देखिए 3 दी गई है। तो 10 और 3 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का, तो हमने 7 यहाँ लिख दिया। ऐसे अगले में देखिए कि इसकी x की जो रैंक है वो 8 है, y की रैंक भी 8 है, तो 8 और 8 दोनों को जब आप लोग घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 से 1 जाएगी तो 0। अब ये 9 है और ये 6 है, तो आप देखेंगे कि ये जो 9 है और 9 में से अब 6 को घटाएंगे 9 में से तो 3, दोनों के बीच में 3 का अंतर है, 4 में 4 का 0 का अंतर है, यहाँ पे 3 दिया है या 5 दिया है, तो दोनों में यहाँ 2 का अंतर है। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जब हम लोग रैंक बनाते हैं तो आप भले ही आप यहाँ पे इसको माइनस का निशान लगा लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इसका जब स्क्वायर करेंगे तो संख्या निकल करके वो प्लस में ही आती है। तो इसलिए आप इस माइनस को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए आप लोग रैंक में कितना अंतर है, ये x की रैंक 3 है और y की रैंक 5 है, तो यहाँ चाहे तो -2 लिख लो या 2 लिखो, एक ही बात है। ये 2 है, ये 2 है तो 0 है। यहाँ पे ये 6 है, इसकी 7 है, तो दोनों का अंतर 1 है, तो यहाँ -1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। यहाँ 5 है या 10 है, तो यहाँ माइनस के 5 लिखो या 5, एक ही बात है। यहाँ 7 है या 9 है, तो यहाँ भले हम माइनस के 2 लिख लें। हम माइनस का निशान लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप तो केवल यहाँ पे x और y दोनों का जो रैंक में अंतर है वो केवल अंतर आप लोग यहाँ उतार लें। इसके बाद में हमारा अगला कॉलम है कोटि अंतर के वर्ग। जो ये रैंक का जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हमने ये लिख भी दिया है कि दोनों का जो स्क्वायर है वो d कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। जैसे 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 49, 0 का 0, इस 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 25 और 2 का 4। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को d के स्क्वायर को ज्ञात कर लेते हैं या वर्ग को ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो d है इसका हम यहाँ टोटल करेंगे तो सिग्मा का सिंबल लगा देते हैं, और सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग। तो सिग्मा d स्क्वायर बराबर 92। जब इसका टोटल आप करेंगे इस d स्क्वायर का तो 92 आएगा। तो एक तो हमें यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी, सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू 92। अब ये जो टोटल जो पद दिए गए हैं या जो कि हम लोगों के जो मूल्य दिए गए हैं, आप इनको टोटल करेंगे तो ये 10 नंबर हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिखा है n बराबर 10 या n की वैल्यू 10। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 10 और सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 92। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू लेने के बाद में अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के कोटि अंतर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है। ये है कोटि से संबंध बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन NQ माइनस n। एक बार फिर सुन लें कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि को सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कोटि अंतर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन NQ माइनस n। ये फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू हमारे पास है। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सहज संबंध बराबर, तो 1 यहाँ से आया 1 माइनस, अब 6 दिया गया फॉर्मूले में तो हमने 6 लिख लिया, इनटू सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई ये देखो यहाँ पे 92, तो हमने लिख दिया 92 अपॉन NQ। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लीजिए 10 आई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 का Q माइनस n की वैल्यू कितनी है 10। आगे सॉल्व किया तो 1 माइनस, अब इसका जब आप इंटू करेंगे 6 इंटू 92 में तो आपकी वैल्यू होगी 552 या 552 बट्टे 10 का Q करेंगे आप लोग तो आएगा 1000 माइनस 10 का 10 लिखेंगे। आगे फिर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 552 अपॉन, अब 1000 में जब हम 10 को घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 990। फिर हमने क्या किया, इसको आगे फिर सॉल्व किया कि 1 माइनस
जब आप 9 से 90 का इसमें जब भाग देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.558, ये वैल्यू निकल के इसमें आती है। अब आगे आप देखिए कि ये जो संख्या है 1, ये जो 1 संख्या है और यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है और यहाँ भी नंबर दिया गया है। चूंकि 1 संख्या बड़ी है और अंदर की वैल्यू है वो माइनस के अंदर की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से इस 1 में से ये जो संख्या दी गई है 1 में से इसको क्या करेंगे हम लोग घटाते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि प्लस की वैल्यू बचेगी कितनी 0.442, यानी कि हमने 1 में से इस संख्या को घटा दिया है। तो जब ये संख्या घटेगी तो यहाँ पे प्लस में ही आंसर निकलेगा 0.442। अब यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका प्लस में आया है और अगर ये आंसर मान लो माइनस में आता, अगर ये संख्या 1 से बड़ी होती यहाँ, जैसे ये होता 1.558, तो ये फिर माइनस में आता तो ये होता आपका -0.442। कहने का मतलब ये है कि 1 में से इसको घटा देते हैं। जब हमने इस संख्या को घटाया तो ये संख्या प्लस में ही बची, वो थी 0.442। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो प्लस में आया है, वो आया है 0.442। तो जब हमारा आंसर निकल के आता है और x और y के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इससे जो मैंने पिछला वीडियो जो आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया भी था कि जो सहसंबंध होता है उसको हम लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रमाण होता है, एक तो आपका हो सकता है x y का, अगर दोनों का आंसर प्लस में आता है या माइनस में पूरा एक आंसर आता है तो पूर्ण सहसंबंध होता है। और मैंने आपको बताया था कि 0.75 से लेकर के 0.99 तक के बीच में आता है तो उच्च स्तरीय होता है। और मैंने आपको बताया था कि 0.25 से लेकर के और 0.74 के बीच में होता है तो मध्य स्तरीय होता है, और 0.24 से नीचे होता है तो निम्न स्तरीय होता है। तो अब हमारा जो आंसर है वो है 0.44 या 442, तो ये मध्य स्तरीय सहसंबंध होगा। तो मैं लिख भी दिया है, इसलिए x और y के बीच में मध्य स्तरीय सहसंबंध होगा। तो इस प्रकार से ये रहा स्पेयरमैन का कोटि अंतर विधि, और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कल हम लोग एक नया वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।